हेलो फ्रेंड्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 2 कवर करेंगे एंड द टॉपिक वुड बी कैपिटल स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया था एंड द टॉपिक वाज द फाइनेंसिंग डिसीजन। तो उसमें हमने फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ा था क्या होता है, कहाँ से सोर्सेज होते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कैसे पैसा लिया जाता है और उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हम कंसीडर करते हैं जब हमें पैसा लेना होता है। आज हम उसी का ही थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट कवर करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारा आज फोकस पहले दो पेजेस पे रहेगा, द फर्स्ट पेज ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द सेकेंड पेज। हो सकता है आज फैक्टर्स हम कवर ना कर पाएँ या हो सकता है एक दो फैक्टर्स कवर भी कर लें, लेकिन मेन चीज़ हमारा आज फोकस इस पे रहेगा। एंड यकीन मानना मेरा, अगर आपने ये दो पेजेस अच्छे से समझ लिए तो फैक्टर्स आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। इसमें हमारे कुछ बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे अपने पास लिस्ट डाउन किया है कि हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। अगर हम टॉपिक्स को देखें, पहला टॉपिक है हमारा फाइनेंसिंग पैटर्न का क्या मतलब है, सेकंड है डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, थर्ड टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस जो कि हमारा लास्ट पार्ट में पेंडिंग था, टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस का क्या मतलब है, डिविडेंड पेड कहाँ से किया जाता है, कहाँ से हम डिविडेंड पे करते हैं, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क क्या होता है, शेयर होल्डर की वेल्थ को हम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, क्या इसके फैक्टर्स होते हैं, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसे हम आज थोड़ा सा टच करेंगे। EBIT EPS का क्या रिलेशनशिप होता है, जो कि हम हमारी जो टेक्स्ट बुक में दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उससे समझेंगे। ROI का क्या मतलब होता है, ROI इज़ बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होती है, EPS को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आज इन सबको हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। सर अगर हम शुरू करें पहले टॉपिक से, विच इज़ फाइनेंसिंग पैटर्न मीनिंग। फाइनेंसिंग पैटर्न का क्या मतलब है, हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़ा था दैट वी आर हैविंग टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हमारे पास टू सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, ओनर्स फंड। सेकंड क्या होता है, बोरोड फंड। तो सर जब हमें अपना बिजनेस शुरू करना है, हमें कोई अपनी फैक्ट्री लगानी है, हमें कोई कंपनी अपनी सेटअप करनी है, तो हमें पैसा चाहिए जी, चाहिए। हमें कहाँ से चाहिए, या तो यहाँ से ले सकते हैं हम, या बोरोड फंड से ले सकते हैं, या दोनों सोर्सेज से ले सकते हैं। अगर दोनों से लेते हैं तो कितना किस से लेना है, ये सब चीज़ें हमारी कवर होती है फाइनेंसिंग पैटर्न मीनिंग में। और जब हम अपना फाइनेंसिंग का पैटर्न बनाते हैं, जब हम इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं या फिर जब हम इसकी प्रोपोर्शन देख लेते हैं, तो दैट इज़ द मीनिंग दैट वी कवर इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर का अब मतलब देखें कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इसे हम अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ कैपिटल, सेकंड इज स्ट्रक्चर। कैपिटल क्या है सर, हमारी पूंजी जो हमें अपने बिजनेस में लगानी है। हमारे बिजनेस में पूंजी कितनी है, हमारे बिजनेस में कैपिटल कितनी है। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कितना पैसा हम कहाँ से लेके आए हैं, क्या हम लोन से लेके आए हैं, क्या हमने डिबेंचर्स इशू करे हैं, क्या हमने बॉन्ड्स इशू करे हैं, क्या हमने शेयर्स इशू करे हैं, क्या हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं, ये हम पैसा लेके कहाँ से आए हैं। एंड वी हैव just divided those funds into two categories, owners fund and borrowed fund। तो हमें जो हमारा पैसा है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारी जिससे हमारी पूंजी बनी है, दैट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर। सेकेंड वन इज डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो होती क्या है सर, डेट इक्विटी रेशियो क्या होती है, अगर आप डेट भी लगा रहे हैं, इक्विटी भी लगा रहे हैं अपने बिजनेस में, कुछ पैसा आपने बोरोड फंड से ले लिया, कुछ पैसा आपने ओनर्स फंड से ले लिया, फिर शेयर होल्डर्स फंड से ले लिया, तो सर आपने किस मात्रा पे, कितनी मात्रा में अपने डिबेंचर्स लगाए हैं, या आप कह सकते हैं बोरोड फंड लगाया है, और कितनी मात्रा में आपने इक्विटी लगाई है। सपोज़ अगर हमने हमारी बिजनेस की कैपिटल, जो हमारी बिजनेस की कैपिटल है, सपोज़ वो 100 रुपये है, 30 रुपये मैं डेट से लेके आया, 70 रुपये मैं शेयर से लेके आया, तो सर मेरी डेट इक्विटी रेशियो क्या है, 30/70, और वी कैन से 3/7 और 3:7। दिस इज अवर डेट इज टू इक्विटी। तो सर जो हमारी डेट इक्विटी रेशियो है वो हमारी क्या आई, 3:7। अगर इसी को मैं ये देखता हूँ कि मेरी पूरी कैपिटल में मेरा डेट कितना है, तो मैं रेशियो कैसे निकालूंगा, हमारी पूरी कैपिटल किससे बनी हुई है, डेट प्लस इक्विटी से। तो डेट अपॉन कैपिटल कितनी हो गई मेरी, डेट अपॉन कैपिटल
30/30 plus 70 is equals to 30/100. So out of total capital I have used 30% of debt. This is our debt out of total capital. नेक्स्ट हमारा आता है इंटरेस्ट, जो है हमारा टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंसेस है. ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है. इंटरेस्ट ऑन टैक्स, जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमारा टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है. इसका मतलब क्या है सर? अगर हम पीएनएल बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया. सपोज यहाँ पे मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया 100 रुपये. मेरे पास कुछ एक्सपेंसेस थे, लाइक मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 10 रुपये, मैंने सैलरी पे करी 15 रुपये, मेरा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस था 5 रुपये, 15 5 20 30. मैंने 10 रुपये का कोई और एक्सपेंस पे किया, लाइक ट्रैवलिंग एक्सपेंस. तो अगर मेरे पास डिबेंचर्स नहीं है तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आया? डिबेंचर्स नहीं है तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं पे करना, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आया? 100 रुपये में इसमें अगर 10 15 25 30 40 रुपये माइनस कर दूँ तो 60 रुपये आए. इस पे मेरे को टैक्स पे करना है 50% पे. 50% मैंने टैक्स पे कर दिया, तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इट वाज बिफोर टैक्स पीबीटी, तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा? 30 रुपये. अब सपोज़ करो मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी इस बिज़नेस में, मैंने जो इन्वेस्ट किया था, मैंने डेट तो लिया ही नहीं था. डेट था मेरा 0 रुपये. और जो मेरी इक्विटी थी मेरी, सपोज़ 100 रुपीज़. मैंने बिज़नेस में 100 रुपये लगाए थे. तो सर जो मेरा इक्विटी है उसके पास एक शेयर पे मैंने कितना पैसा कमाया? 30 रुपये मैंने कितने पे कमाए? 100 रुपये पे. एक पे कितना कमाया? 30/100, 0.3 पर शेयर मैंने कमाया. अब दूसरा केस अगर हम देखें कि मेरे पास डेट, मैंने 100 रुपये का डेट लिया था, या फिर मैंने 50 रुपये का डेट लिया था 10% के ब्याज पे, और इक्विटी मैंने 50 रुपये लगाई थी, तो मेरे पास जो पीएनएल है, मेरा जीपी कितना आया? 100 रुपये. इंश्योरेंस था मेरा 10 रुपये, सैलरी थी मेरी 15 रुपये, स्टाफ वेलफेयर था मेरा 5 रुपये, ट्रैवलिंग था मेरा 10 रुपये. अब मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है. इंटरेस्ट कितना पे करना है? 50 रुपये पे 10%, 5 रुपये. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना? 10% ऑन 50, 5 रुपये. तो मेरे पास प्रॉफिट कितना हुआ? पहले 60 रुपये हुआ, 5 रुपये मैं और कम कर देता हूँ, तो मेरे पास प्रॉफिट हुआ 55 रुपये. प्रॉफिट बिफोर टैक्स. इसमें अगर मैं टैक्स 50% पे करता हूँ, लगभग ये आया मेरा 27.5, नो 25 यस. तो मेरे पास पैसे बचे 27.5 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो सर मेरा इस 5 रुपये की वजह से, पहले मेरा टैक्स आ रहा था 30 रुपये, और अब मेरे को पे कितना करना पड़ रहा है? 27.5 रुपये. तो ये जो मेरा है, इसकी वजह से मेरा कितना परसेंट टैक्स बच गया? 50% ऑफ 5 रुपीज़ मैंने टैक्स कम पे किया. और अगर इसी को ही अब मैं 27.5 रुपये को अपने 50 इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड करता हूँ, तो 27.5/5 को अगर 50 से मैं डिवाइड करूँगा तो इट वुड बी अराउंड 0.5 समथिंग, 0.5 अप्रोक्स. पहले मेरे पास कितना था? 0.3 पर शेयर था, और ये अब इंक्रीज़ हो गया 0.5 पर शेयर. यही हमारे जो टेक्स्ट बुक में 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसमें भी हम यही कवर करेंगे. लेकिन अभी मेरा मोटिव क्या था? अभी मेरा मोटिव था आपको ये बताना कि इंटरेस्ट को हमने टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस क्यों माना है. सर जब मेरे पास इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने किसी पे टैक्स नहीं बचाया, मेरे को 30 रुपये टैक्स देना पड़ा. और यहीं पे मेरे पास 5 रुपये का मेरे पास इंटरेस्ट था. 50 रुपये के डिबेंचर पे 10% के ब्याज के बाद जो मेरे पास 5 रुपये मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, उसमें मैंने 50% टैक्स पे किया. 50% टैक्स पे किया तो मेरे पास
परसेंट ऑफ 5 रुपये विच कम्स टू 2.5 रुपीज़, ये मेरे पास टैक्स की सेविंग हुई। तो इसीलिए हम बोलते हैं डिबेंचर्स पे जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमारी टैक्स सेविंग होती है, या फिर जो हमारा लोन पे इंटरेस्ट होता है दैट इज़ ऑल्सो दी टैक्स सेविंग। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे को बताना, हम कोई और मेथड ढूंढेंगे इसे समझाने का, लेकिन अभी एक बार आप इसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक बार आपको इसके बारे में दोबारा ब्रीफ दे दूंगा वीडियो के एंड में। तो सर इंटरेस्ट हमारा टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है, इसमें हमने देखा किस तरह से है। डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर शेयर, सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी, जो हमने डिविडेंड पे किया, जो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, इसी को ही हम अपने डिविडेंड के रूप में पे कर सकते हैं। इसीलिए हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में कहा था कि जो हमारा डिविडेंड है वो एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है, जो हमारे हाथ में प्रॉफिट आ गया हम इसे एप्रोप्रिएट करते हैं कि भाई कितना हम डिविडेंड पे करेंगे, कितनी हम अपनी रिटेन्ड अर्निंग में रख सकते हैं, या फिर कितना हम प्लो बैक कर सकते हैं। तो ये हमारे एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं जो हमारा इंटरेस्ट है दैट इज़ द टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस, और जो हमारा डिविडेंड है, यहाँ पे हमने एक शेयर पे कितना डिविडेंड दिया, 0.3 रुपीज़ पर शेयर दिया। तो जो हमारा डिविडेंड है ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे दिया जाता है। द डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड द इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स इज सिंस इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो वी हैव टू पे इट बिफोर वी पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। इसके बाद है सर हमारा फिफ्थ, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। फाइनेंशियल रिस्क क्या रहता है, ये हमने पार्ट 1 में भी कवर किया था, लेकिन हम दोबारा बता देते हैं फाइनेंशियल रिस्क क्या रहता है। सर अगर आपने डिबेंचर्स इशू करे, आपने लोन की फैसिलिटी अवेल करी, आपने बॉन्ड्स इशू करे, तो उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, आप अपने ऊपर कुछ बर्डन ले रहे हैं। किस चीज़ का, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट का। आपको हर कुछ टाइम में जो भी आपका टाइम पीरियड है, लाइक मंथली है, ईयरली है, 6 मंथली है, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके बेसिस पे आपको अपना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। साथ के साथ जो आपका मैच्योरिटी पीरियड है उसके बाद आपको उसकी रिपेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो फाइनेंशियल रिस्क क्या रहता है हमारा, सिंस अगर हमने ज़्यादा अपने डिबेंचर्स इशू कर दिए या लोन हमने ले लिया, उस पर हमारी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी ज़्यादा आ गई, हमारे पे बर्डन आ गया, हमारी ऑब्लिगेशन आ गई, तो कभी ऐसा तो नहीं कि हम अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा ना कर पाएँ, वो हमारा फाइनेंशियल रिस्क होता है। बिजनेस रिस्क क्या होता है सर, या ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है। ये जो हमने फाइनेंशियल रिस्क पढ़ा, फाइनेंशियल रिस्क तो हमने उससे कनेक्ट किया कि जो हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो हमारा कभी रिस्क ना बन जाए। और बिजनेस रिस्क क्या है सर, जो इंटरेस्ट के अलावा हमारे कुछ एक्सपेंसेस हैं, दिस इज इंटरेस्ट एंड जो हमारे इंटरेस्ट के अलावा कुछ एक्सपेंसेस हैं, हो सकता है आपकी बिल्डिंग रेंट पे हो, आपको इंश्योरेंस पे करना है, आपको कुछ और एक्सपेंसेस पे करने जो आपके फिक्स्ड नेचर के एक्सपेंसेस हैं। तो ये जो आपकी सारी ऑब्लिगेशंस हैं ये आपकी बिजनेस रिस्क में आती है, कि कभी ऐसा तो नहीं है कि आप ये पे ना कर पाओ, या आप अपना इंश्योरेंस पे ना कर पाओ, या आप कोई अपना और किसी चीज़ का प्रीमियम पे ना कर पाओ। सो दिस इज़ आवर बिजनेस रिस्क। इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ, सर जब हम जो हमारी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 एंड 2, जब हम इसे करेंगे तो ये इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ हमारे इससे एक्सप्लेन हो जाएगा। और अभी जो मैंने ये 2 एग्जांपल्स लिए थे टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटरेस्ट इज़ अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस, इसमें भी हमने देखा जो हमारा पहले पर शेयर का जो हमारा डिविडेंड आ रहा था वो 0.3 पर शेयर था, और जो अब आया वो हमारा 0.5 पर शेयर है। ये हमारा बेसिकली इंक्रीज इन वेल्थ ही है, ये हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स है। पहले हम शेयर होल्डर्स को 3 रुपये 0.3 रुपीज़ दे रहे थे, और अब हम उसे 0.5 रुपीज़ दे रहे हैं। तो दिस इज़ दी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। EBIT EPS का एनालिसिस हमारा एग्जाम्पल 1 एंड 2 में कवर होगा अभी, कि हमारा EBIT जब बढ़ेगा या घटेगा तो उससे हमारा EPS पे क्या इम्पैक्ट होता है, और वो कब होता है, जब हम डेट यूज़ कर रहे हैं या फिर डेट यूज़ नहीं कर रहे हैं। 9th क्या है हमारा ROI मीनिंग, सर ROI इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं
तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उसमें कुछ अपना इन्वेस्ट करते हैं पैसा, आप उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, आप उसमें अपनी पूंजी लगाते हैं। तो सर जो आपने अगर अपनी कैपिटल लगाई 100 रुपये, 1000 रुपये या लाख रुपये कुछ भी लगाई, ये लगाने के बाद आप अपने बिजनेस से कितना पैसा कमा रहे हो वो हमारा होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया उस पे हम कितने रिटर्न कमा रहे हैं, दैट इज़ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप बैंक में कोई एफडी कराते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने इसमें एफडी में इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आपने 1000 रुपये की एफडी कराई, 1000 रुपये को इन्वेस्ट किया और अगर आपको 7% का ब्याज मिल रहा है एफडी पे, 7% इंटरेस्ट पर एनम आपको मिल रहा है ऑन एफडी, तो आप कहते हो कि ये मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। जो मैंने इन्वेस्ट किया है उस पर मैं इतने रिटर्न कमा रहा हूँ, दिस इज़ माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन टोटल कैपिटल। तो सर इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस क्यों? क्योंकि सर जो आप इंटरेस्ट इस पे पे करेंगे वो आपके कैपिटल में इंक्लूडेड है। सिंस हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, इसलिए अगर हमारा ऊपर नीचे हमारा डेट इंक्लूडेड है तो ऊपर हमारा इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन टोटल कैपिटल, और वी कैन से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन इक्विटी प्लस डेट। हम ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर सब कुछ पे करने के बाद जितना हमारे पास अर्निंग्स बचती है इक्विटी के लिए, अगर यहाँ पे मेरे पास 30 रुपये बचे थे और जब मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, यहाँ पे मेरे पास पीएनएल से 30 रुपये आए, इसे मैंने सोचा कि मैं रिटेन करूँगा कितने, 10 रुपये। मैं डिविडेंड कितना पे करूँगा, 20 रुपये। तो सर जो मेरे पास शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बचा, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स, दिस वुड बी आवर EPS। EPS इज अर्निंग पर शेयर, मैंने एक शेयर पे कितना अर्न किया। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी इज आई एम सॉरी, इसमें मैंने कुछ गलती करी है। बेसिकली EPS क्या होता है? EPS इज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स। सर जो हमारी 30 रुपीज़ है ये टोटल हमारी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी है। अगर हम इसे रिटेन कर रहे हैं तो भी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसे तो अब हम अभी रिटेन कर रहे हैं, लेकिन हम इसे कुछ दिन बाद या जब हमारा बिजनेस लिक्विडेट होगा, वाइंड अप होगा, तो ये बिलोंग करता है इक्विटी को ही, ये अल्टीमेटली इक्विटी के पास ही जाना है। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी हमारे पास टोटल कितनी है, 30 रुपीज़, और हमारे पास टोटल शेयर्स कितने थे, 100। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी 30 अपॉन 100, दिस इज अवर अर्निंग पर शेयर। हमने एक शेयर पे कितना अर्न किया, वी अर्न 0.3 रुपीज़ पर शेयर। तो सर अभी हमने कुछ ये डिसीजंस कवर, कुछ ये टॉपिक्स कवर किए। फाइनेंसिंग पैटर्न क्या होता है, डेट इक्विटी रेशियो क्या होती है, इंटरेस्ट डिडक्टिबल एक्सपेंस, एंड वी मोस्टली टॉक्ड अबाउट ऑल द टॉपिक्स विच हैव बीन रिटन हियर। अब एक काम करते हैं, टेक्स्ट बुक में रीड करते हैं और एक बार दोबारा इन्हें रिवाइज करते हैं, ये क्या होता है, किस तरह से इन पे हम काम करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? One of the most important decisions under financial management relate to the financing pattern or the proportion of the use of different sources in raising funds। इसमें सर हमने देखा कि फाइनेंसिंग पैटर्न क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, अगर हमें पैसा इक्विटी से लेना है या डिबेंचर से लेना है तो वो किस प्रोपोर्शन में लेना है, ये हमारा क्या होता है, फाइनेंसिंग मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, the sources of business finance can be broadly classified into two categories, with honest fund and borrowed fund। सर ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हम इन दो चीज़ों में कैटेगराइज कर लेते हैं अपने फंड्स को, एक होता है ऑनस्ट फंड, एक होता है बोरोड फंड। ऑनस्ट फंड कंसिस्ट ऑफ इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हमें अच्छे से पता है, रिजर्व्स, सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग्स, यस वी नो दैट। बोरोड फंड्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। These may be borrowed from banks, other financial institutions, debenture holders and public। सर हमें ये भी मालूम है। इसमें हमने कौन सा टॉपिक कवर किया, फाइनेंसिंग पैटर्न का मतलब क्या है।
फाइनेंसिंग पैटर्न का क्या मतलब है कि सर हमें कितना पैसा किस सोर्स से उठाना है, दिस इज़ आवर फाइनेंसिंग पैटर्न। जो हमारा कैपिटल है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो हमें किस तरह से बनाना है कि हमें मोर बेनिफिट हो और लेस हमारी कॉस्ट हो। इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू मिक्स बिटवीन ऑनर्स एंड बोरोड फंड, यस सर, अभी हमने देखा। दिस शैल बी रेफर्ड एज इक्विटी एंड डेट, यस सर, इन द सब्सिक्वेंट टेक्स्ट, ओके। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, जो अभी हमने अपने वर्क पेपर पे समझा था, दैट एक बिजनेस में अगर मैंने 100 रुपये लगा रखे हैं, 30 रुपये मेरे डेट हैं, 70 रुपये मेरे शेयर से हैं, तो 3:7 इज अवर डेट इक्विटी रेशियो। डेट अपॉन टोटल कैपिटल, डेट प्लस इक्विटी, हमने इसे भी देखा था 30/100। हमने इसमें देखा 30/100, 30 रुपये हमने डेट से लिए थे, टोटल कैपिटल हमारी 100 थी, सो 30% इज अवर द डेट आउट ऑफ द टोटल कैपिटल। डेट एंड इक्विटी डिफर सिग्निफिकेंट इन द कॉस्ट एंड रिस्कीनेस, सर हमने उस दिन देखा था। मोर द रिस्क मोर द कॉस्ट, लेस द रिस्क लेस द कॉस्ट। हमारे इक्विटी के पास ज़्यादा कॉस्ट होती है, ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। बोरोड फंड के पास कम रिस्क होता है, सिंस दे हैव द चार्ज ओवर अवर एसेट्स, उनका हमारे एसेट्स पे चार्ज है, तो उनका रिस्क कम है, इसलिए उनकी कॉस्ट भी कम हो रहती है। डेट एंड इक्विटी डिफर सिग्निफिकेंटली इन द कॉस्ट एंड रिस्कीनेस फॉर द फर्म। Cost of debt is lower than the cost of equity for a firm because lender's risk is lower than equity shareholders' risk. Since lenders earn on assured return and repayment of capital and therefore they should require a lower rate of return, जो कि अभी हमने बोला उनका हमारे एसेट्स पे भी चार्ज है, उनकी जो इंटरेस्ट की पेमेंट है या फिर जो उनकी रीपेमेंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट है, सर वो हमारे ऊपर एक बर्डन होती है, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है और वो हमें मीट करनी ही है, तो उनका रिस्क कम है, इसलिए उनकी कॉस्ट भी कम होती है। एडिशनली इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज़ अ डिडक्टेबल एक्सपेंस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। सर ये भी हमने अभी समझा इसका क्या मतलब है, जो कि हमने एक्सप्लेन किया कि जो हमारा टैक्स है, जो हमारा इंटरेस्ट है, वो हमारा टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। किस तरह से टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है? सर जब मेरे पास कोई इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी नहीं थी तो मैं टैक्स कितना पे कर रहा था, 30 रुपये पे कर रहा था। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में जब मेरे पास इंटरेस्ट बियरिंग से डिबेंचर्स थे तो उस पर मैंने इंटरेस्ट पे किया। इसकी वजह से मेरा जो इंटरेस्ट जो मेरा टैक्सेशन लाइबिलिटी थी वो मेरी 2.5 रुपये से कम हो गई। इस पे जो मेरा टैक्स था वो मैंने 50% के हिसाब से इस पर सेव किया। जो मेरी टैक्स लाइबिलिटी थी वो 2.5 रुपये के हिसाब से मेरी कम हो गई। आई सेव्ड 50% ऑफ 5 रुपीज़, दैट इज़ द 2.5 ऑन माई टैक्स लाइबिलिटी। Increased use of debt therefore is likely to lower the overall cost of capital. सर अगर जिस तरह से हमारा डेट का इंटरेस्ट रेट कम है, हमारी कॉस्ट कम है, अगर हम उसे कंबाइन करते हैं अपनी इक्विटी के साथ तो वो हमारी ओवरऑल कॉस्ट को कम कर देता है। इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डेट इक्विटी रेशियो अपॉन द अर्निंग पर शेयर इज डेल्ट विद अ ग्रेटर डिटेल्स इन दिस चैप्टर। सर जो हमारा EBIT और EPS का रिलेशनशिप है वो हम 2 अपने एग्जांपल्स में देखेंगे किस तरह से है। डेट हमारा चीपर है इसलिए मोर रिस्की है, डेट हमारा चीपर है इसलिए लेस रिस्की है, लेकिन वो बिज़नेस के लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि हमारे पास उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस आ जाती है इंटरेस्ट की एंड रीपेमेंट की। वो हमें फोर्स कर सकते हैं कि हम लिक्विडेशन में जाएं या वाइंड अप करें उनका पैसा लौटाने के लिए। एंड फ्रॉम व्हाट मेड इट्स ऑब्लिगेशन, यस वी हैव कवर्ड इट। कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा ऑप्टिमल कब होगा? जब हमारी प्रोपोर्शन डेट और इक्विटी में इस तरह से हो कि जो हमारी कॉस्ट है ओवरऑल वो कम हो और जो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। इन अदर वर्ड्स ऑल डिसीजन रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर शुड एम्फसाइज ऑन इंक्रीजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। अच्छा सर हमारा फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? फाइनेंसिंग लीवरेज का बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का होना, द inclusion of debt into our capital structure is called financial
लीवरेज। सब बिल्कुल सिंपल इसका मतलब है कि जो हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें हमारा डेट की इंक्लूजन को हम क्या फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। प्लीज़ इसे किसी और चीज़ के साथ मिक्स मत करना, इसे कंफ्यूज मत होना इस टर्म से। फाइनेंशियल लीवरेज इज एज सिंपल एज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल is the financial leverage and nothing else. This is a very simple term. Please don't use or don't confuse it with any other thing. फाइनेंशियल लीवरेज हम कैसे कंप्यूट करते हैं? सेम एज डेट इक्विटी रेशियो या फिर डेट अपॉन टोटल कैपिटल रेशियो। सर ये हमारे एग्जांपल के बारे में जो कि हम अभी कवर करेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने देखा EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। जो मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट करी है उसमें से मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ, इसमें मेरा इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट डिनोमिनेटर में है इसमें भी मैंने अपना बोरोड फंड इंक्लूड कर रखा है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का सिंपल सा मतलब है कि जो मेरी प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हो रहा है, जो मेरा प्रॉफिट में, जो मैं प्रॉफिट में इंक्रीज देख रहा हूँ, किस वजह से? अपने डेट की वजह से, वो मेरा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है। सर यहाँ पे पहले आप देखें, मेरा प्रॉफिट हो रहा था 30 रुपये का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और वो बट रहा था 100 लोगों में, और अब वही 27.5 रुपये का प्रॉफिट मेरा कितने लोगों में बट रहा है? 50 लोगों में। मेरा इंक्रीज़ हुआ है, EPS अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ हुआ है। किस वजह से इंक्रीज़ हुआ है? क्योंकि मैंने इसमें डेट यूज़ किया है। तो सर इसी को ही हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्नड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब EPS, द इंक्रीज इन द EPS। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, वो से हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। सर ये आगे फिर हमारे एग्जाम्पल के बारे में बताया हुआ है कि हमने उसमें किस तरह से डील किया है। ये जो मटेरियल है ये हमारा एग्जाम्पल 2 के बारे में एक्सप्लेन करता है। हम इसी के साथ अभी एक और वीडियो अपलोड करेंगे पार्ट 3 और यू कैन से पार्ट 2A, जिसमें हम ये सिर्फ 2 एग्जांपल्स के बारे में डील करेंगे और इसमें हम बताएंगे जो हमारा EBIT EPS का रिलेशनशिप है वो क्या है। थैंक यू सो मच। जो हमने आज टॉपिक्स कवर करे, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो या अगर आपको इसमें कोई परेशानी आए, कुछ इसके बारे में डिस्कस करना हो, कुछ आपके पास सजेशंस हो, तो यू कैन ऑलवेज रीच मी एट 9999047550। यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, एंड अगर आप मेरे को मेल करना चाहते हैं तो माई मेल ID इज़ 1992 mayankj@gmail.com। अगर आपको ये वीडियो, आपको लगता है कि आपकी इस वीडियो ने हेल्प करी कुछ अंडरस्टैंडिंग लेने में इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो और यू कैन सब्सक्राइब दी वीडियो। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स कि वो भी इस वीडियो से कुछ बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच।